Hello everyone, myself Narmis Sakya and I welcomes you all at YTH India. Get success with us. Before starting this session, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon to get all notifications regarding the upcoming classes. So शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज के इस क्लास में हम इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे जो कि रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। पर क्वेश्चंस के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा लगभग। उस टाइम को अंदर आपको क्वेश्चन को रीड करके आंसर देना है कमेंट्स के ज़रिए और बताना है कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि पार्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। कमर्शियल बैंक्स लैंड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी सेक्टर्स। इसका मतलब है वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं। ऑप्शन ए है हैवी इंडस्ट्री यानी भारी उद्योग, बी एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कृषि लघु उद्योग और कमज़ोर तबके के लिए, सी विदेशी कंपनियों फॉरेन कंपनियों को देते हैं लोन, और ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन आपात स्थिति में राज्य सरकार को। तो आपका टाइम शुरू होता है 30 सेकंड्स का। जल्दी जल्दी बताइए कि आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो कि ऑप्शन बी कृषि लघु उद्योग और कमज़ोर तबके के लिए। देखते हैं इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को। ऑप्शन बी है प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देना बैंकों का महत्वपूर्ण कार्य है। यह अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकों को प्रदान किया गया है कि प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण देना वाणिज्य बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है, और यह अधिकार रिजर्व बैंक या आरबीआई द्वारा बैंकों को प्रदान किया गया है। इसके अंदर जो बैंकों में ऋण के लिए निर्धारित राशि एक स्पेशल अमाउंट, जैसे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जैसे एग्रीकल्चर हो गया या इससे जुड़े हुए कार्य हो गए, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तथा कमज़ोर तबके को उपलब्ध कराया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य या इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है अर्थव्यवस्था के कुछ कमज़ोर क्षेत्रों में पर्याप्त संस्थागत धन प्रवाह सुनिश्चित करना है, जो कि लाभ की दृष्टि से बैंकों के लिए आकर्षक नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर बैंक जो है कमज़ोर लोगों को देंगे, लोन प्रोवाइड कराएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है बी, यानी कि कृषि लघु उद्योग और कमज़ोर तबके के लिए वाणिज्य बैंक प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, अर्थ प्रोवाइड्स enough to satisfy man's
need, but not every man's greed. Who said this? यहाँ पे स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं है, बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था? ए. गुरु नानक देव, बी. महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पोप पॉल सिक्स और ऑप्शन डी श्रीमती इंदिरा गांधी। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप लगातार कमेंट करके आंसर्स को बताते रहिए कि ऑप्शन क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, जिससे आप अपने रिवीजन के जरिए आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो अब आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था। तो ये जो स्टेटमेंट है महात्मा गांधी ने कहा था कि धरती सभी के लिए लालच के लिए नहीं है, बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने दिया था। यह है इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन कि महात्मा गांधी ने कहा था कि पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन प्रदान करती है, लेकिन इससे मनुष्य के लालच की पूर्ति नहीं की जा सकती। जो स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया था उनका कहने का मतलब यह था कि जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें पृथ्वी के पास पर्याप्त संसाधन यानी रिसोर्सेज हैं, जिससे मनुष्य की सभी मौलिक यानी जो फंडामेंटल नीड्स हैं, यानी कि जो आधारभूत ज़रूरतें हैं, उनकी पूर्ति की जा सकती है। लेकिन इससे मनुष्य के असीमित लालच जो ह्यूमन ग्रीड है उसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि धनी व्यक्तियों को न केवल अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने धन का प्रयोग गरीबों के लिए ट्रस्ट के रूप में और उनके कल्याण के लिए करना चाहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कहता है कि द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इस ऑप्शन ए इंक्रीज गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू, ऑप्शन बी रिवैम्प द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि जन वितरण प्रणाली में सुधार करना, ऑप्शन सी मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, या ऑप्शन डी बीट आउट करप्शन इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार को हटाना। तो आपको 30 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है और बताइए कि इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा। आप जितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी और जिससे कि आपको नंबर मोर एंड मोर गेन करने में हेल्प होगी। तो आपका टाइम शुरू हो चुका है 30 सेकंड्स का। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, जो कि कीमत में जो स्टेबिलिटी है वो रहती है, और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सुनिश्चित
करने में मदद करता है। वृद्धि के जो इन्फ्लेशन रेट है या इंटरेस्ट रेट है उसको भी कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी का ही यूज किया जाता है। जो मौद्रिक नीति है उसका एम है या गोल है जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम करने के अलावा जो मनी के साथ जो भी एक्सचेंज रेट हैं उनको हमने जो बोलते हैं उसको पूर्वानुमान जो करते हैं एक्सचेंज रेट का उसको बनाए रखने में। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन जो करेक्ट है वह है ऑप्शन सी है कि मूल स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि है विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। भारत में वित्तीय नीति का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है। यहाँ पर इस वर्ड को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे उद्देश्य नहीं पूछा गया है, यहाँ पे नहीं है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने में ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ऑप्शन बी टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना। या ऑप्शन सी टू मिनिमाइज द इनक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आमदनी और संपत्ति की असमानता को कम करना। या ऑप्शन डी टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर को प्रोत्साहित करना। तो आपका टाइम चालू हो गया है 30 सेकेंड का। आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका राइट आंसर जो है वह है कि अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाना फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये है इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, जो कहता है कि वित्तीय नीति वह नीति है यानी कि फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट द्वारा देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने और निगरानी करने के लिए अपने व्ययों और कर दरों को समायोजित करती है। क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई से रिलेटेड है और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा अपनाई जाती है। इसका प्रयोग व्यावसायिक चक्र द्वारा अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए किया जाता है। वित्तीय नीति मौद्रिक नीति की सिस्टर स्ट्रेटजी है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक की मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करता है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है व्हाट सिचुएशन वुड रिजल्ट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑन करेंट अकाउंट। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी। मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स था और गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो क्या स्थिति होगी। ऑप्शन ए डेफिसिट बजट, घाटा बजट। ऑप्शन बी जीरो बेस्ड बजटिंग, शून्य आधारित बजट। परफॉर्मेंस बेस्ड बजट ऑप्शन सी यानी कि निष्पादन आधारित बजट। या ऑप्शन डी सरप्लस बजटिंग, अधिशेष बजट। तो आपका
टाइम चालू होता है इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स का। जल्दी से क्वेश्चन को दोबारा से रीड करिए और बताइए अपने कमेंट्स के ज़रिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कि अगर हम इसको अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन से देखें तो जब हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है हमारे इनकम से, तो हम कहते हैं कि हमें कोई भी बचत नहीं हो रही है या हमें लॉस हो रहा है। तो सेम गवर्नमेंट के साथ भी होता है कि जब उसका एक्सपेंडिचर जो है रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि डेफिसिट बजटिंग हो रही है या हाँ घाटे का बजट है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है घाटा बजट। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कैसे। ऑप्शन ए सही होगा। पढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, disguised and unemployment in India is mainly related to। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है। तो रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑप्शन बी रूरल एरिया, ऑप्शन सी फैक्ट्री सेक्टर यानी फैक्ट्री क्षेत्र, या ऑप्शन डी अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र। तो आप आई थिंक इजी सा क्वेश्चन है, आप जल्दी से बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सही आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे एक वर्ड है छुपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी या इसको हम बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। इसका मतलब है कि ऐसी बेरोजगारी जिसमें एक काम में आवश्यकता से अधिक जो श्रमिक हैं या लेबर है उसमें लगी होती है या संलग्न होती है, तो उसको हम बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। तो हम इसको रूरल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हम देखते हैं कि जहाँ पर अगर 2 मेंबर का काम है खेतों में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मोस्टली ऑल फैमिली मेम्बर्स इंक्लूड होते हैं उस वर्क में, जिससे वह अपना काम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें। एक मिनट। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो हम बात कर रहे थे छिपी बेरोजगारी यानी कि
कि अदृश्य छुपी बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी है जहाँ पे आवश्यकता से अधिक जो श्रमिक हैं वह कार्य करते हैं। तो इस टाइप की बेरोजगारी को हम रूरल एरियाज़ में देखते हैं कि जहाँ पर 3 या 4 पीपल्स की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, वहाँ पे लगभग और फैमिली मेम्बर्स जो हैं अपने खेतों के काम में लगे होते हैं। तो इस टाइप की जो बेरोजगारी है हम उसे अदृश्य या छिपी बेरोजगारी कहते हैं, जो कि कैलकुलेशन में नेशनल इनकम कैलकुलेशन में उसको काउंट करने में नहीं शो होते हैं, इसलिए हम इसको छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में। यह इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड बैंक। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? अक्सर हम सुनते हैं वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक, तो इनमें से किसको हम विश्व बैंक भी कहा जाता है? IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ऑप्शन सी WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या हिंदी में विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी IDA यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो आपका टाइम चालू होता है 30 सेकेंड्स का, और आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी IBRD यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। ये इस क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस बात पर अधिक जोर देता है? प्रोड्यूसर या निर्माता, ऑप्शन बी ग्लोबल इकोनॉमी या विश्व अर्थव्यवस्था, सी कंज्यूमर या उपभोक्ता, या ऑप्शन डी मिडिलमैन या बिचौलिया। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है वह है प्रोड्यूसर है, यानी आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र पर निर्माता आपूर्ति पक्ष जो कि अर्थशास्त्र का है उस पर अधिक जोर देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, द फाउंडिंग फादर ऑफ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वॉज। जो नौकरशाही सिद्धांत हैं उसके संस्थापक जनक कौन थे? तो इसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सही आंसर है जो है ऑप्शन बी मैक्स वेबर। इन्होंने नौकरशाही के सिद्धांत को स्थापित किया था। ये है इस क्वेश्चन के लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो आपको बताना है कि जो द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है
came into existence in which year? 1947, 1950, 1945 or 1946? तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1945। जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यह एक अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया, जो कि 24 अक्टूबर 1945 डेट थी इसको स्थापित किया गया। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था उसके बाद जो अन्य स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी उनको रोकने के लिए इसकी स्थापना जो है लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सही आंसर है ऑप्शन सी 1945। क्वेश्चन नंबर 11 है पूंजीगत लाभ का संबंध किस सामान से है? कैपिटल गेन्स रेफर टू गुड्स विच, ऑप्शन ए जो सामान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं, ऑप्शन बी जो पूंजी को और बढ़ाने का साधन होते हैं, ऑप्शन सी जो मनुष्य की मांगों की प्रत्यक्ष रूप से आपूर्ति करते हैं, या ऑप्शन डी जो विविध प्रयोगों को खोजते हैं। इसको एक बार इंग्लिश में भी देखते हैं। कैपिटल गेन्स रेफर्स टू विच, ऑप्शन ए सर्व एज अ सोर्स ऑफ रेजिंग फर्दर कैपिटल, ऑप्शन बी हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ऑप्शन सी directly go into the satisfaction of human wants, option D to find multiple uses। तो आप बता सकते हैं आपको दिए हुए टाइम के अंदर कि इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। कैपिटल गेन्स का मतलब यहाँ पर है कि जो सामान के और अधिक उत्पादन में सहायक होंगे उन्हें पूंजीगत लाभ के अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा या उनका जो संबंध है पूंजीगत लाभ से होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। What is the accounting year of the Reserve Bank of India या RBI? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? ऑप्शन ए अप्रैल टू मार्च, ऑप्शन बी जुलाई टू जून, ऑप्शन सी अक्टूबर टू सितंबर, ऑप्शन डी जनवरी टू दिसंबर यानी अप्रैल से मार्च, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग जुलाई टू जून, ऑप्शन सी अक्टूबर से सितंबर तक, या ऑप्शन डी जनवरी से दिसंबर तक। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है जुलाई से जून, यानी कि जो आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर है वह 1 जुलाई से ख़त्म होता है, शुरू होता है और जून में एंड होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी जुलाई टू जून। क्वेश्चन नंबर 30। मनी मार्केट इज अ मेकर फॉर पूंजी बाजार जो होता है किसके लिए होता है? ए शॉर्ट टर्म फंड, बी लॉन्ग टर्म फंड, ऑप्शन सी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी सेल ऑफ शेयर्स। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए कि सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वह है शॉर्ट टर्म फंड यानी अल्पकालिक कोष। जो मनी मार्केट है वह अल्पकालिक कोष
के लिए होता है। यह क्वेश्चन नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन है, जो कहता है मुद्रा बाजार वह बाजार है जहां अधिक तरलता और अल्पकालीन परिपक्वता के साथ वित्तीय विलेखों का व्यापार किया जाता है। अल्पावधि में ऋण प्रदान करने और ऋण ग्रहण करने के लिए इसका प्रयोग प्रतिभागियों द्वारा किया जाता है। इसकी परिपक्वता अवधि प्रायः पिछली रात से 1 वर्ष के लिए होती है। कुछ सामान्य मुद्रा विलेखों में कमर्शियल पेपर, म्युनिसिपल नोट्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स आदि शामिल होते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच। अगर यह आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और इसको कमेंट्स करके मुझे बताइए कि यह आपके लिए क्लास कैसी रही, इसका अनुभव या एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए। सो दिस इज फॉर ऑल फ्रॉम माई साइड। डू योर बेस्ट and get your aim with YTG India. Get success with us. Thank you. Take care. Bye bye.